नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के एनवायरनमेंट दिस वीक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम पिछले एक सप्ताह की महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खबरों पर आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हैं, विशेष तौर से स्टैटिक पोर्शन को ध्यान में रखते हुए, ताकि इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आता है, आपकी परीक्षा में आता है, वो परीक्षा चाहे यूपीएससी की हो, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की हो, तो आप उन प्रश्नों को ठीक कर सके और उनको ठीक करके अपनी परीक्षा को क्वालिफाई कर सके। सामान्यतः हम 4 से 5 खबरों को इस प्रोग्राम में कवर करते हैं पिछले एक सप्ताह की। तो सबसे पहले उन खबरों पर एक नज़र डालते हैं जो आज के इस प्रोग्राम में कवर होने वाली है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर होगी नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य। इनको आप न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के नाम से भी जानते हैं। आप जानते हैं कि कोप 29 की बैठक हाल ही में 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अज़रबैजान के बाकू शहर में हुई है और उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण जो चर्चा का बिंदु था वो नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य थे। तो ये क्या है, इनके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक महत्वपूर्ण खोज हुई है जो दुनिया के सबसे बड़े कोरल से संबंधित है, दुनिया के सबसे बड़े मूंगे से संबंधित है। साथ ही एक रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण है जो बताती है कि अफ्रीकी हाथियों की आबादी में बहुत ही भारी गिरावट देखी गई है एक समय पीरियड के अंतर्गत, एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत। तो इस रिपोर्ट पर भी बात करेंगे जो अफ्रीकी हाथियों की संख्या में, उनकी आबादी में गंभीर गिरावट को इंगित करती है। और सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण खबर होगी हमारी जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि से संबंधित। जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि अपने आप में जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को हासिल करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तो इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। हम अपनी खबर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है और सूचना ये है कि अब यूपीएससी का हब मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा होगा। दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए मुखर्जी नगर नहीं, नोएडा चलें, क्योंकि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब नोएडा में होंगी। कहां पर होंगी? नोएडा सेक्टर 15 में होंगी। हमारा पता क्या होगा? हमारा पता होगा C171/2 ब्लॉक ए सेक्टर 15 नोएडा उत्तर प्रदेश। ये स्थान कहां पर स्थित है? ये नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास स्थित है। आप अधिक जानकारी के लिए 9311406440 पर कॉल भी कर सकते हैं। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप एक फॉर्म भर सकते हैं और इस बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। नोएडा में 2 महत्वपूर्ण बैच प्रारंभ होने वाले हैं, एक हिंदी माध्यम का है और एक इंग्लिश माध्यम का है। हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स नोएडा में 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से इंग्लिश माध्यम का नोएडा में आईएएस फाउंडेशन कोर्स 12 दिसंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा शाम को 6 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी 2 महत्वपूर्ण शाखाओं पर भी हिंदी माध्यम के आईएएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ होने वाले हैं। कहां पर? लखनऊ में और जयपुर में। जैसे लखनऊ में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 29 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय रहेगा सुबह 11:30 बजे। उसी प्रकार से जयपुर शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 27 नवंबर से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11 बजे। इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और साथ ही 8750187501 पर कॉल करके भी इनमें अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं, सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब अपना पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं और पहली खबर हमारी नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल से संबंधित है। कोप 29 की बैठक हाल ही में जो 11 नवंबर से 21 नवंबर तक अज़रबैजान के बाकू शहर में हुई है, इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था, एक ऐसे वित्तीय ढांचे को खड़ा करना जो कि जलवायु परिवर्तन कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। विशेष तौर से विकासशील देश और कम विकसित देशों को अपने जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए या जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सीमित करने के लिए, जलवायु अनुकूलन के लिए, जलवायु शमन के लिए एक बहुत बड़े वित्त की आवश्यकता है। इस वित्त को उपलब्ध कराने के अंतर्गत विकसित देशों के योगदान को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आप जानते हैं कि वर्ष 2009 में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की गई थी, जहां पर विकसित देश इस बात पर लगभग सहमत हो गए थे कि वो हर साल विकासशील देशों को उनकी जलवायु कार्रवाई के लिए $100 बिलियन की वित्तीय मदद उपलब्ध कराएंगे।
इसी के आधार पर एक नई व्यवस्था खड़ी करने की बात लगातार चल रही थी, जिसको हम नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्यों के नाम से जानते हैं। इसके एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो जानकारी अज़रबैजान के बाकू शहर से आई है, उसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के अंतर्गत अलग-अलग देशों ने क्या व्यवस्था अपनाई है, किस प्रकार के वित्तीय ढांचे को अपनाया है। जल्द ही ये जानकारी आ जाएगी तो हम अपने प्रोग्राम में इसको कवर करेंगे। इसके एक बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझ लेते हैं। न्यू जो नए सामूहिक क्वांटिफाइड यानी परिमाणित लक्ष्य हैं, ये पेरिस समझौता जो कि वर्ष 2015 में हुआ था, के अंतर्गत एक नए वित्तीय लक्ष्य को रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको प्रतिबिंबित करते हैं, जिसे वर्ष 2025 के बाद यानी वर्ष 2026 से विकासशील देशों को उनके जलवायु कार्यों यानी जलवायु कार्रवाई में सहायता देने के लिए तैयार किया जाएगा। विशेष तौर से इसे पहले भी तैयार किया गया था, और तैयार कब किया गया था? वर्ष 2009 में तैयार किया गया था, जहां पर $100 बिलियन के जलवायु वित्त लक्ष्य पर एक जलवायु वित्त लक्ष्य तय किया गया था, और इसी जलवायु वित्त लक्ष्य पर आगे की कार्रवाई करते हुए इसी पर आधारित होकर के एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य को एक अंजाम देने की बात की जा रही है, जो वर्ष 2026 से काम करेगा, जो विकासशील देश और कम विकसित देशों को उनके जलवायु कार्रवाई के अंतर्गत मदद करने के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। यही इसका लक्ष्य है। इसका लक्ष्य है अधिक यथार्थवादी और महत्वाकांक्षी वित्तीय ढांचा तैयार करना, एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म तैयार करना, जलवायु वित्त में अंतराल को कम करना। इसका मतलब यह है कि जो जलवायु के प्रभाव हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव हैं, और उन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जिस प्रकार के जलवायु एक्शन की, क्लाइमेट एक्शन की जरूरत है, उसके लिए जरूरी है कि बहुत बड़े स्तर पर एक वित्तीय ढांचा खड़ा किया जाए, जो कि विकासशील देशों को उनकी जलवायु कार्रवाई में मदद कर सके। लेकिन अभी इसमें एक गैप बना हुआ है, तो इस गैप को इस वित्तीय ढांचे से भरने का काम ये पूरी व्यवस्था कर सकती है, जिसको हम न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स के नाम से जानते हैं। इसके माध्यम से वैश्विक साझेदारी को बढ़ावा भी देने का लक्ष्य है। इसके अलावा पेरिस समझौते को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाना भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है। अगर हम एक ओवरऑल लक्ष्य की बात करें, तो इस नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य का जो एक पूरा ओवरऑल एक गोल आप कह सकते हैं, वो इस प्रकार से है कि विकासशील देशों को जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के अंतर्गत, इसके अलावा स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को लागू करने के अंतर्गत और स्वच्छ ऊर्जा समाधान के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को खड़ा करना महत्वपूर्ण हो जाता है, और उनकी अर्थव्यवस्थाओं यानी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को कार्बन मुक्त करने के अंतर्गत ये जो पूरे गोल्स हैं, ये जो नई सामूहिक परिमाणित गोल्स है, और इसके अंतर्गत जो पूरा एक वित्तीय ढांचा खड़ा करने की बात है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विकासशील देशों में इन परिवर्तनों को स्वतंत्र रूप से वित्त पोषित करने की राजकोषीय क्षमता का अभाव है। आप जानते हैं कि विकासशील देशों को अपनी आबादी की गरीबी को भी दूर करना है, उनकी अलग-अलग प्रकार की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी विकास करना है, और तरह-तरह के एक आप कह सकते हैं कि जो सामरिक सहायता कार्यक्रम हैं, उनको भी चलाना होता है। इसके अंतर्गत उनकी जलवायु कार्रवाई के लिए जो फंडिंग है, वो बेहद सीमित हो जाती है, और इस सीमित जो फंडिंग है, इसको पूरा करने के लिए विकसित देशों द्वारा एक मदद का वित्तीय ढांचा खड़ा करने की बात ही इस पूरे गोल्स के अंतर्गत आ जाती है, जिसको हम नई सामूहिक परिमाणित लक्ष्य कहते हैं। तो विकासशील देशों में जलवायु कार्रवाई के लिए एक राजकोषीय क्षमता का अभाव है, और इसके अंतर्गत ये जो सामूहिक परिमाणित लक्ष्य है, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एनसीक्यूजी यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स विकासशील देशों की कार्बन उत्सर्जन कम करने और भविष्य में जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति से स्वयं को बचाने की वित्तीय जरूरतों को पूरा करता है, जो जलवायु एजेंडे में एक प्रमुख समाधान के रूप में लगातार उभर रहा है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने समझ लिया है। इसकी वर्तमान स्थिति पर अगर बात करें, तो इस पूरे एजेंडे पर यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स पर अभी भी बातचीत चल रही है। 2025 तक इसे अंतिम रूप दी जाने की उम्मीद है, क्योंकि वर्ष 2026 से इस नए एजेंडे को लागू करना है। वित्तीय संसाधनों के पैमाने को निर्धारित करने पर ध्यान केंद्रित ये करता है,
कि वित्तीय संसाधनों का पैमाना क्या होगा, उसमें किस सीमा को निर्धारित किया जाएगा। सामान्य तौर से कोशिश की जा रही है कि जो $100 बिलियन और फिर 200 बिलियन का जो टारगेट है कि विकसित देश इतनी राशि उपलब्ध करवाएंगे हर साल, उसको $1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन तक बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी को कह रहे हैं कि वित्तीय संसाधनों का पैमाना कहां पर तय किया जाएगा, इसको निर्धारित करने पर पूरी बातचीत केंद्रित है। और साथ ही उसके इसको निर्धारित करने पर पूरी बातचीत केंद्रित है जिन्हें विकसित देशों को 2025 के बाद जुटाना है। तो ये पूरी व्यवस्था जो है, इसके अंतर्गत विकसित देशों द्वारा एक मदद उपलब्ध कराई जाएगी विकासशील देशों को, और कोशिश की जा रही है कि ये मदद $100 बिलियन से बढ़ा करके इसको $1 ट्रिलियन कर दिया जाए, यानी 1000 बिलियन कर दिया जाए। ये हमारी पहली खबर हुई। दूसरी खबर है हमारी कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा विशालतम स्टैंड अलोन यानी एकल कोरल की खोज हुई है। और ये कोरल की खोज होने के कारण ही ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। ये कोरल की खोज कहां पर हुई है, आप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में ये कोरल सी है, और इसी के लगभग उत्तर पूर्व में यहाँ सोलोमन आइलैंड है। इसी सोलोमन आइलैंड के पास एक विशालतम स्टैंड अलोन यानी एकल कोरल की खोज हुई है। जब हम कोरल की बात करते हैं तो कोरल क्या होता है, ये छोटे छोटे पॉलिप्स से बने होते हैं। और कोरल पॉलिप्स बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो सामान्य तौर से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय वातावरण में और जल उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में ही सामान्यतः पाए जाते हैं। छोटे छोटे जीव होते हैं और जिनका जो समय काल होता है, समय अवधि होती है, वो बहुत सीमित होती है। इन कोरल पॉलिप्स से लगातार कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता रहता है। तो एक तो इनकी जीवन अवधि कम होती है, तो जीवन अवधि के ऊपर इनके कंकाल धीरे धीरे एक पनपते रहते हैं। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो भी इकट्ठा होकर के कठोर हो जाता है और एक पूरी संरचना कठोर कंकाल के रूप में विकसित होती रहती है। सामान्यतः बहुत सारे जो पॉलिप्स हैं वो एक कॉलोनी बनाते हैं, और इस कॉलोनी के माध्यम से जब ये बहुत सारी कॉलोनी जुड़ जाती है तो एक कोरल रीफ संरचना हमारे सामने आती है। लेकिन सोलोमन आइलैंड के पास जो ये प्राप्त हुआ है, ये एकल कोरल पॉलिप्स या एकल कोरल कॉलोनी को अभिव्यक्त करता है। जब हम स्टैंड अलोन कोरल की बात करते हैं तो उसका मतलब है एकल कोरल पॉलिप या एकल कोरल कॉलोनी। तो इस प्रकार से एकल कोरल एक पूरा आप कह सकते हैं कोरल संरचना हमें प्राप्त हुई है। कहां पर? सोलोमन आइलैंड में। सोलोमन आइलैंड के पास, और ये कहां पर स्थित है? प्रशांत महासागर में स्थित है। और यही इसके कारण ही ये एक महत्वपूर्ण खोज साबित हो जाती है। ये न केवल अपने विशाल आकार के कारण बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, बल्कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में यानी जो मरीन इकोलॉजिकल सिस्टम है उसमें ये महत्वपूर्ण होते क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि ये बहुत सारे जीवों का एक महत्वपूर्ण निवास स्थान भी होते हैं। बहुत ज्यादा सारे जीवों को एक संरक्षण भी प्रदान करते हैं। उसके अंतर्गत मरीन इकोलॉजिकल सिस्टम में, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में, चाहे वो कोरल रीफ हो या कोरल पॉलिप्स हो, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विशाल कोरल जो ये इसकी खोज हुई है, अगर हम इसके चौड़ाई की बात करें तो लगभग 111 फीट चौड़ा है, और इतना बड़ा है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। 2 बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर क्षेत्र में फैला हुआ है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये 300 से 500 साल पुराना है। इसके बारे में एक सामान्य तथ्य ये हुआ, आपने इसकी जगह भी जान ली। अगर इसकी सामान्य विशेषताओं की बात करें और इसकी विजिबिलिटी की बात करें, इसकी दृश्यमानता की बात करें, तो इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये देखने पर मोती जैसी संरचना इसकी दिखाई देती है, और अगर इसे पानी की सतह से देखा जाए तो ये एक जहाज के मलबे जैसा दिखाई देता है। इसके संरक्षण का बेहद ज्यादा महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि कोरल बहुत सारे समुद्री जीवों को एक संरक्षण प्रदान करते हैं, एक निवास स्थान प्रदान करते हैं। और समुद्री जीव, अलग अलग तरह की जो समुद्री जीव है, वो समुद्री जैव विविधता के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो पूरी खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण वाहक होते हैं। तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के अंतर्गत कोरल को विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया है, और इसलिए इनके संरक्षण की भी आवश्यकता है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण, क्योंकि ये बहुत सारे समुद्री जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण
निवास स्थान प्रदान करते हैं। अगर हम इस पूरी खोज के निष्कर्ष पर बात करें तो विशालतम स्टैंड अलोन कोरल की खोज ने समुद्री शोधकर्ताओं को एक नई दिशा प्रदान की है। संरक्षण और स्थायी प्रबंधन यानी इनका कंजर्वेशन और साथ साथ ही इनका परमानेंट एक मैनेजमेंट के उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि इसके माध्यम से जो समुद्री जीवन संचालित होता है अलग अलग जीवों का, और जो ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो लगातार संरक्षित रहे, वो लगातार चलती रहे, और साथ ही इस अध्ययन को भी आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अगर आप प्रवाल भित्तियों के बारे में, कोरल रीफ के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमने पहले भी अपने एनवायरमेंट दिस वीक प्रोग्राम में कोरल रीफ के टॉपिक को बड़े स्तर पर बड़े एक तरह से विस्तार से समझाने की कोशिश की है। आप वहां समझ सकते हैं। एनवायरमेंट दिस वीक के प्रोग्राम में ही हमने इस पर विस्तार से चर्चा की हुई। अब हमारी अगली खबर है, हाल ही में एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट है कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वन्य जीव विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसमें अफ्रीकी हाथियों की संख्या में, उनकी आबादी में भारी गिरावट सामने आई है। तो ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन है, और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण अध्ययन होने का कारण ये है क्योंकि जो अफ्रीकी हाथी है या ओवरऑल जो हाथी होता है, वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। कीस्टोन प्रजाति वो होती है जो पूरे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के संचालन में केंद्रीय भूमिका निभाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में हाथी की हाथी के होने को आप उस पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर होने का एक महत्वपूर्ण संकेत मान सकते हैं। कीस्टोन प्रजाति का यही मतलब है कि वो पारिस्थितिकी तंत्र ठीक तरीके से फंक्शन कर रहा है उसकी उपस्थिति के कारण। इसलिए कीस्टोन प्रजाति की आबादी में कमी होना उस पारिस्थितिकी तंत्र के खतरे के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण खतरे के रूप में देखा जाता है। इसलिए हाथियों की संख्या में गिरावट बेहद चिंताजनक है। इस अध्ययन को ठीक से जान लेते हैं, जो कि कोलोराडो, अमेरिका में स्थित कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के वन्य विशेषज्ञों ने की है। ये दिखाती है कि 1964 से लेकर वर्ष 2016 तक 37 देशों के 475 स्थलों पर अध्ययन किया गया, और ये पाया गया कि अफ्रीकी हाथियों की आबादी में बहुत ही नाटकीय गिरावट आई है। संरक्षण के अंतर्गत दो प्रजातियां मुख्य रूप से अफ्रीकी हाथियों की कवर करने की कोशिश की गई। एक है सवाना हाथी और दूसरा है वन हाथी। एक प्रजाति सवाना हाथी और दूसरी फॉरेस्ट हाथी की, फॉरेस्ट एलिफेंट की। सवाना हाथियों की जनसंख्या में, उनकी आबादी में औसतन 70% की गिरावट देखी गई। वन हाथियों की संख्या में और भी अधिक भारी गिरावट देखी गई है, और उनकी आबादी में औसतन 90% की गिरावट को अभिव्यक्त किया गया है इस अध्ययन के अंतर्गत। कुल मिलाकर के सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों में दोनों प्रजातियों की जो आबादी है उसमें औसतन 77% यानी 77% की कमी जताई गई है, दर्ज की गई है। इस गिरावट के कई कारणों को भी उल्लेखित किया गया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो है इनका अवैध शिकार। मुख्य कारण अवैध शिकार है, और विशेष रूप से एशिया के कुछ हिस्सों में अवैध रूप से हाथी दांत व्यापार के कारण ही इनका अवैध शिकार किया जा रहा है। हाथी दांत व्यापार के अंतर्गत जो अन्य कारण हैं इनकी संख्या में गिरावट के, वो हैं इनके आवास में होने वाली क्षति, जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाला प्रभाव, और साथ ही आनुवंशिक विविधता की हानि, यानी जो जेनेटिक पूल है उसमें भी एक कमी देखने को मिल रही है, और उस कमी के कारण भी इनकी संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है अवैध शिकार। वन हाथी, जिसको फॉरेस्ट एलिफेंट कहते हैं, विशेष रूप से अवैध शिकार से प्रभावित हुआ है। यानी जो सवाना हाथी है उससे भी ज्यादा अवैध शिकार से प्रभावित हुआ है वन हाथी। अगर हम इसमें क्षेत्रीय विविधताओं को ध्यान में रखें, क्षेत्रीय विविधताओं का मतलब यह है कि कई जगह ऐसी है जहां पर इनकी संख्या में वृद्धि भी देखी गई है। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह ही एक गिरावट के तत्व हमें देखने को मिलते हैं। कई जगह ऐसी भी है जहां पर अफ्रीकी हाथियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इसको हम कहते हैं क्षेत्रीय विविधता, यानी क्षेत्रीय स्तर पर एक अंतर हमें देखने को मिलता है। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो दक्षिणी अफ्रीका है, वहां पर सफल संरक्षण प्रयासों के कारण, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम हाथियों के संरक्षण के अंतर्गत चलाए गए, उनके कारण हाथियों की आबादी में वृद्धि भी देखी गई है। जैसे बोत्सवाना, जिम्बाब्वे और नामीबिया जैसे देशों में हाथियों की आबादी में 42% की वृद्धि देखी गई है। तो ये क्षेत्रीय विविधता को रिफ्लेक्ट करती है। विशिष्ट क्षेत्रों में जनसंख्या हानि की बात करें तो कुछ क्षेत्र
विशेष रूप से उत्तरी साहिल क्षेत्र, जहां पर कई महत्वपूर्ण देश आ जाते हैं जैसे माली, चाड, नाइजीरिया, अवैध शिकार और संरक्षण की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, जिसके कारण आबादी लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है और स्थानीय जो आबादी है हाथियों की, वो विलुप्त हो गई है। हाथी क्यों महत्वपूर्ण है? अभी आपको बताया था, हाथी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है, जो कि उस पारिस्थितिकी तंत्र की हेल्थ को, स्वास्थ्य को रिफ्लेक्ट करता है। और इसके होने का मतलब है कि वहां का पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम अच्छी तरह से काम कर रहा है, इसलिए ये कीस्टोन प्रजाति मानी जाती है। उन पारिस्थितिकी प्रणालियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें वे निवास करते हैं, तथा वे प्रमुख प्रजातियों यानी कीस्टोन प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं, जो कि वनों और घास के मैदानों के बीच संतुलन बना करके पूरे भू दृश्य को, लैंडस्केप को एक आकार प्रदान करते हैं। ये बीज फैलाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उसके अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य प्रजातियों को भी सहारा प्रदान करते हैं, जिससे जैव विविधता फलती फूलती है, जैव विविधता भी बेहतर होती है, जो अंततः खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसलिए हाथियों का विशिष्ट महत्व है जैव विविधता को बनाए रखने के अंतर्गत भी, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत भी, और इनके संरक्षण के प्रयासों को आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, जो प्रयास दक्षिणी अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं, बोत्सवाना में देखने को मिलते हैं, नामीबिया में देखने को मिलते हैं, जिससे वहां पर 42% हाथियों की आबादी में वृद्धि हुई है। उसी तरह के संरक्षण के प्रयास अफ्रीकी हाथियों के अंतर्गत अन्य देशों में भी चलाए जाने की आवश्यकता है। एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको हम जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि के नाम से जानते हैं। एक कॉन्सेप्ट पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन दिसंबर 2015 और जो के दौरान ही उभरा था। दिसंबर 2015 में आप जानते हैं पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था। तो उसी दौरान एक कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा उभर रही थी जो जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि से संबंधित है। और ये अवधारणा, ये विचार पूरी तरह से 2016 में हमारे सामने आता है। ये इस मुद्दे पर बात करता है कि जिस प्रकार नाभिकीय हथियारों की कमी के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए परमाणु अप्रसार संधि अस्तित्व में आई थी, जो कि 1970 में लागू हुई थी और जिस पर हस्ताक्षर 1965 में लगभग शुरू हो गए थे, जो अडॉप्ट की गई थी 1968 में और एनफोर्स की गई थी लागू 1970 में, परमाणु अप्रसार संधि। उसी तरह से एक जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि भी अस्तित्व में लाई जानी चाहिए और इसके लिए जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल वर्ष 2019 में लॉन्च की गई थी। हाल ही में अलग अलग देशों की सरकारों और नागरिक संगठनों द्वारा लगातार इस विचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस विचार के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ पर समझने की जरूरत है, समझ लेते हैं। तो अलग अलग देशों की सरकारों, नागरिक समाज संगठनों का जो समूह है, वो जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि के विचार को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को FFNPT के नाम से भी जानते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में इसी नाम से इसे संबोधित करेंगे। ये जो विचार है, ये पेरिस समझौते के अंतिम रूप दिए जाने के समय ही शुरू हुआ था और पूरी तरह से 2016 में हमारे सामने आता है। जो बाकू में COP29 की बैठक चल रही है, वहां पर भी ये घोषणा की गई है कि इस वर्ष 10 और देश FFNPT की चर्चा में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रशांत महासागर क्षेत्र के 13 छोटे द्वीपीय विकासशील देश जैसे वानुआतू, तुवालू, टोंगा, फिजी और सोलोमन द्वीप समूह द्वारा भी इस विचार का समर्थन किया गया है। और ये सभी ऐसे देश हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन की समस्या को जन्म देने के अंतर्गत इनकी भूमिका लगभग नगण्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े स्तर पर जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल नहीं किया, जो जीवाश्म ईंधन ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन का प्रमुख कारक है और जो ग्रीन हाउस गैसेस अंततः ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जन्म देते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही हमारे सामने जलवायु परिवर्तन का संकट उपस्थित है। इसलिए जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण का मतलब है कि ग्रीन हाउस गैसेस पर नियंत्रण स्थापित करना और अंततः ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटना। इसलिए इसके अप्रसार से संबंधित लगातार चर्चा चल रही है। कोलंबिया, जो वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और निर्यातक है, उसने भी पिछले साल COP28 की बैठक जो कि दुबई में हुई थी, वहां पर इसका समर्थन किया था FFNPT का। COP29 के शुरू होने के 3 दिन बाद ही COP29 की बैठक आप जानते हैं 11 नवंबर 2024 से शुरू हुई है
और 21 नवंबर 2024 तक ये चली है। तो इस बैठक के शुरू होने के 3 दिन बाद ही 70 सतत बैंकों का एक नेटवर्क, जिसको हम ग्लोबल अलायंस फॉर बैंकिंग ऑन वैल्यूज के नाम से जानते हैं, उससे जुड़े हुए 25 सदस्यों ने भी इसका समर्थन किया है, FFNPT का। इसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। हाल ही में हमारे सामने कुछ आंकड़े इस प्रकार के आते हैं जो दिखाते हैं कि जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण स्थापित करना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार ये बात सामने आ रही है कि वर्ष 2015 के मुकाबले वर्तमान में जो विश्व है, उसने अपना जीवाश्म ईंधन जो उत्पादन, जीवाश्म ईंधन के कारण जो उसका उत्सर्जन है, उसमें 8% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा वर्ष 2024 वैज्ञानिकों का ये मानना है कि रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष रहने वाला है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अध्ययन वैज्ञानिकों का ये भी सामने आया है कि जो प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं, ये इनको अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस का लक्ष्य हासिल करना है, ये लक्ष्य क्या कहता है? ये लक्ष्य क्या ये कहता है कि जो वैश्विक औसत वार्षिक तापमान, वार्षिक सतही तापमान वृद्धि है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक अगर सीमित करना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण रूप से जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो हमें जीवाश्म ईंधनों का जितना इस्तेमाल करना चाहिए, जो प्रमुख जीवाश्म ईंधन उत्पादक देश हैं, उससे 110% अधिक जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक अध्ययन सामने आया है। इसके लिए जरूरी है कि हम एक ऐसे ढांचे को अपनाएं जो जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल पर एक रोक लगाने का काम करे, और इसी के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि विशेष रूप से चर्चा में आ जाती है। इस संधि का मुख्य प्रस्ताव क्या है? इसका मुख्य प्रस्ताव है राष्ट्रों के लिए जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन को समाप्त करना। मौजूदा जो उत्पादन है जीवाश्म ईंधनों का, चाहे वो कोयला हो यानी क्रूड ऑयल हो, प्राकृतिक गैस हो या कोयला हो, यही सबसे प्रमुख जीवाश्म ईंधन वाले एक तत्व माने जाते हैं, कोयला, प्राकृतिक गैस और क्रूड ऑयल। तो इनके मौजूदा उत्पादन को बंद करना, और साथ ही क्योंकि ये हमारे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, इसलिए अगर आप इन ऊर्जा के स्रोतों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं, तो आपको एक ट्रांजिशन करना पड़ेगा, एक संक्रमण काल में जाना पड़ेगा, एक संक्रमण करना पड़ेगा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को बढ़ावा नहीं देते। तो नवीकरणीय ऊर्जा की ओर न्यायोचित परिवर्तन का प्रबंध करना, कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाना भी इसके प्रस्ताव में शामिल है। और यहाँ पर जो न्यायोचित परिवर्तन है, ये न्यायोचित परिवर्तन इसलिए सामने आता है क्योंकि बहुत से देश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ जब बढ़ेंगे, तो उनकी इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे कई तरह के समूह और समुदाय प्रभावित हो सकते हैं। तो ये न्यायोचित परिवर्तन हो, इसके लिए जरूरी है कि विकसित देश, यहाँ पर भी विकासशील देश जो कि इस तरह के परिवर्तन की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनको वित्तीय मदद उपलब्ध कराएं। और यही कारण है कि इस संधि के अंतर्गत भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो वित्तीय ढांचे का ही स्थापित हो जाता है। और इसका जो 3 महत्वपूर्ण स्तंभों पर ये काम करेगा, ये महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं? 3। एक अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन, जीवाश्म ईंधनों के प्रसार को बढ़ावा न देना। कोयला, तेल और गैस उत्पादन के विस्तार को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोग मॉडल अपनाना। दूसरा इसका स्तंभ है एक निष्पक्ष चरण समाप्ति, यानी चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे समाप्ति करना, किसकी? जो मौजूदा जीवाश्म ईंधन उत्पादन है उसको बंद करना, और इसके अंतर्गत एक न्याय संगत योजना अपनाना। इसी प्रकार से न्याय संगत संक्रमण यानी जस्ट ट्रांजिशन करना, जो जीवाश्म ईंधन से दूर नवीकरणीय ऊर्जा और आर्थिक विविधीकरण को तेजी से लागू करने का, अपनाने का आह्वान करता है, ताकि कोई भी श्रमिक समुदाय या देश पीछे न छूट जाए। तो ये 3 महत्वपूर्ण इसके स्तंभ हैं। 2016 में इसकी संकल्पना की गई थी। वस्तुतः दिसंबर 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अंतर्गत ही ये मुद्दा चर्चा में आ गया था। पूरी संकल्पना, पूरा विचार वर्ष 2016 में सामने आया, और जो जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल है, ये वर्ष 2019 में आधिकारिक रूप से लॉन्च हो गई थी, जो कि और तब से ही लगातार जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि वित्तीय संकट से जूझ रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत भी एक बहुत बड़े स्तर पर फंडिंग की आवश्यकता होगी अगर अलग अलग देश जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल से नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो फंडिंग का मुद्दा यहाँ भी महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत भी भविष्य में इस पूरी बातचीत में, इस पूरी अप्रसार संधि में शामिल हो सकता है।
अभी तक इस पूरी पहल ने भारत के साथ व्यापक रूप से बातचीत नहीं की है, क्योंकि इसके शुरुआती चरण में मुख्य रूप से जो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के जो छोटे देश हैं, छोटे द्वीपीय देश हैं, जो उन्हीं देशों पर फोकस करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। भविष्य में भारत और इंडोनेशिया जैसे महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन पर निर्भर देशों को भी इस पहल में शामिल किया जा सकता है, और भारत इस पहल में शामिल हो सकता है, क्योंकि ये पूरा जो ढांचा है ये मुख्यतः समानता और न्याय के सिद्धांत पर खड़ा करने की कोशिश की गई है, जिन सिद्धांतों का समर्थन भारत भी करता है। एक भारत से संबंधित एक महत्वपूर्ण आंकड़ा यहाँ पर यह आ जाता है कि कार्बन जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है उसकी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में उसका अनुमान है कि वर्ष 2024 में भारत का जो जीवाश्म ईंधन उत्सर्जन है वो 4.6% बढ़ जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। तो अगर जीवाश्म ईंधनों पर नियंत्रण स्थापित करना है तो इस तरह की संधि भविष्य में कारगर सिद्ध हो सकती है, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो फंडिंग मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से खड़ा किया जाता है, और विकासशील देशों को विकसित देश किस प्रकार से एक बेहतर फंडिंग व्यवस्था उपलब्ध कराते हैं, यही इसकी सफलता को या असफलता को सुनिश्चित करेगा। अब इन सभी टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं, एक एक प्रश्न जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देने हैं। पहला प्रश्न है, नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विकसित देशों से उत्सर्जन को विनियमित करना, ऑप्शन बी 2025 के बाद विकासशील देशों की जलवायु कार्रवाई का समर्थन करने के लिए एक नया वित्त लक्ष्य या ढांचा निर्धारित करना, तीसरा ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर सख्त नियम लागू करना, चौथा ऑप्शन है वैश्विक कार्बन कर लगाना। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस आइलैंड या द्वीप समूह के पास एक विशालतम स्टैंड अलोन कोरल मूंगा की खोज हुई है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तुवालू, सोलोमन या वानुआतू। तीसरा आपका प्रश्न है, हाल ही के एक अध्ययन के अनुसार अफ्रीकी हाथियों की आबादी में आई गंभीर गिरावट का या के कारण क्या है या है? आपके ऑप्शंस हैं, अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन, आवास हानि या उपर्युक्त सभी। चौथा प्रश्न है, FFNPT यानी जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि पहल के 3 स्तंभों में निम्नलिखित में से क्या शामिल है या है? आपके ऑप्शंस हैं, अप्रसार यानी नॉन प्रोलिफरेशन, एक निष्पक्ष चरण समाप्ति, ऑप्शन सी है न्याय संगत संक्रमण, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देने हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।